Hello guys, welcome to our channel, and in this video we are going to study alcohol metabolism। तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। देखो अल्कोहल है ना, कई टाइप्स की होती हैं, जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना। तो ये जितनी भी टाइप की अल्कोहल्स हैं ये सारी ही टॉक्सिक होती हैं। दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। लेकिन इस इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक, इट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो इट कैन बी ए क्वेश्चन, है ना। इथेनॉल इज लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है, इसको कंज्यूम कर लेते लोग। इथेनॉल इज लीस्ट टॉक्सिक एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक अल्कोहल। बहुत समझ में आई ना। तो इट्स अ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली किस ऑर्गन में होता है? वो होता है लिवर में। किस में होता है? लिवर में। तो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लिवर और लीवर के अंदर भी, लिवर सेल्स में भी कौन से ऑर्गेनल में होता है? ऑर्गेनली इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड ये बात ध्यान रखने की है कि जो फर्स्ट स्टेप है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म की, वो साइटोप्लाज्म में होती है, देन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ठीक है, देर आर टू माइनर पाथवेज विच ऑल्सो अकर इन अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। एक तो माइनर पाथवे अकर इन ईआर एंड दूसरा होता है पेरोक्सिसोम के अंदर। तो एक चीज़ याद रखना कि अल्कोहल का जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है और साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मेजर पाथवे है इसका, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में जो चलता है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म का मेजर पाथवे है। अगर माइनर पाथवेज की बात करें तो माइनर पाथवेज ईआर और पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये पाथवे होता है माइनर पाथवे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम विच इज नोन एज MEOS, मियोस। ठीक है, सो ये ER के अंदर माइनर पाथवे का नाम है मियोस। ठीक है, देन जो अल्कोहल का एलिमिनेशन है इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। आपने केमिस्ट्री में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी होंगी। तो अल्कोहल एलिमिनेशन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स दैट अल्कोहल एलिमिनेशन अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन द बॉडी, ना। इट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन की कितना ज़्यादा है कितना कम है, इट इज़ जस्ट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो अल्कोहल एलिमिनेशन अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन द बॉडी। अल्कोहल का जब एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन दो जगह से हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक ऑब्वियसली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो 80% एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्कोहल अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेस्ट 20% किस में होता है? वो होता है अपने स्टमक के अंदर। ठीक है, राइट। नाउ नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द अल्कोहल? ठीक है, एनर्जी कितनी मिलती है अल्कोहल के डाइजेशन के बाद? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कितना मिलता है? 7 किलो कैलोरी मिलता है पर ग्राम के लिए, हाँ कि ना। ठीक है, नाउ इट इज एम्प्टी कैलोरी। ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं बिकॉज ये साथ में विटामिन और मिनरल नहीं सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, सो ये कहा जाता है कि दिस 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, दीज आर एम्प्टी कैलोरीज एज इट इज नॉट सप्लाइंग एनी विटामिन एंड मिनरल्स विद इट। ठीक है, ये सूखी कैलोरीज है ना, इनमें विटामिन मिनरल साथ में सप्लाई नहीं हो रहा है। क्या अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होती है? हाँ बिल्कुल, अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होती है ना। अब अल्कोहल जो है, अगर आप उसकी खुशबू लोगे तो कई बार उसकी जो खुशबू है वो फ्रूटी सी प्रतीत होती है, हमें लगता है कि ये फ्रूट का टेस्ट सारा है इसके अंदर। तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, दैट्स वाई इसका फ्रूटी ऑर्डर होता है, राइट। अल्कोहल CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। अल्कोहल इज द CNS डिप्रेसेंट, राइट। अल्कोहल CNS डिप्रेसेंट होती है और 3 स्टेजेस होती हैं आफ्टर इनटेक ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली स्टेज होती है एक्साइटमेंट, यूफोरिया होना स्टार्ट होता है, यूफोरिया होता है, एक्साइटमेंट होता है, दिस इज स्टेप नंबर 1, है ना।
ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डोपामीन रिलीज। डोपामीन रिलीज हो रहा होता है, इसलिए एक्साइटमेंट, यूफोरिया की फीलिंग आती है। और इस फीलिंग के अंदर जो प्यूपिल्स होते हैं, पीपल ऑन द फ्लो, तो वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल्स डायलेट होते हैं इन दिस स्टेज। एंड नेक्स्ट स्टेज इज इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, यानी आदमी इनकैपेबल नहीं होगा टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो इनएबिलिटी टू वॉक बिकॉज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, है ना। एंड इस केस के अंदर भी प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। एंड थर्ड कंडीशन इज कोमा। हियर प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, इस केस में ही सिर्फ प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाकी में डायलेट हो रहे हैं, है ना। बेसुध हो जाता है फिर आदमी, ज्यादा अल्कोहल ले ली तो, है ना। स्टेज थर्ड। नाउ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन एल्कोहल मेटाबॉलिज्म, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है, सबसे पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम आता है। ये रहा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर। हाँ जी, एल्डिहाइड बदल गई, एल्डिहाइड बन गई अभी। देन एल्डिहाइड को फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आकर के एल्डिहाइड को एसिड में बदल देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर जो लीस्ट टॉक्सिक अल्कोहल है इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आएगा, उसको एसिड एल्डिहाइड में बदल देगा। देन उससे एसिटिक एसिड बनेगा, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन फॉर्मिक एसिड। वेरी सिंपल प्रोसेस। अब इन एंजाइम्स के बारे में हमें इंडिविजुअली बात करनी है। सबसे पहले इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की हम बात कर लेते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एडीएच जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नाउ इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की बहुत सारी आइसोफॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? आइसोफॉर्म्स होती हैं। एंड व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोफॉर्म? इट इज ADH1A। ठीक है, ADH1A, इट इज मोस्ट अबंडेंट आइसोफॉर्म ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दिस फॉर्म इज प्रेजेंट इन लीवर एंड एड्रिनल ग्लैंड। हाँ के ना? ठीक है। एंड दिस ADH, इट इज NAD कंटेनिंग डोमेन। यहाँ ADH के अंदर एक NAD कंटेनिंग डोमेन या फिर फोल्ड प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज रॉसमैन फोल्ड, है ना। समझ आया? ADH अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में एक NAD कंटेनिंग डोमेन या फिर फोल्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रॉसमैन फोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज ALDH, यानी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? ये एल्डिहाइड को बदल देता है एसिड के अंदर। नाउ एक और यहाँ पर ये एंजाइम ऑब्वियसली यहीं पर काम करता है ना, ALDH बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये जो रिएक्शन हो रही है ना एल्डिहाइड से एसिड का बनना, इट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। ये एंजाइम बड़ा तेज होता है, जल्दी से रिएक्शन करता है, तो एसिड जल्दी, ये जो एल्डिहाइड है ये जल्दी से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड है ये एक्यूमुलेट नहीं होता है ना। जैसे ही एल्डिहाइड बना अल्कोहल से, इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड डजंट एक्यूमुलेट नॉर्मली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल है, ये अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड बना, एसिड एल्डिहाइड। अब ये नॉर्मली एक्यूमुलेट नहीं होता, लेकिन जब कुछ कंडीशन डिफरेंट है, जब ये एक्यूमुलेट होता है, व्हेन इट एक्यूमुलेट्स, नाउ इट लीड्स टू अनप्लीजेंट फीलिंग्स, है ना। बड़ी खराब फीलिंग्स, बड़ी खराब कंडीशंस बन जाती हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है अनप्लीजेंट फीलिंग्स में? वॉमिटिंग होती है, डायरिया, फ्लशिंग, स्वेटिंग, नोजिया, टेकिकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन, यानी पेशेंट की बहुत बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, अब यही जो चीज़ें हैं ना, ये अनप्लीजेंट फीलिंग्स हैं, इसी चीज़ को यूज़ करा जाता है शराब छुड़वाने के लिए। जब लोगों को वो सेंटर्स में भेज देते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पर यही किया जाता है। वहाँ पर एक ड्रग दिया जाता है, आई टेल यू, आगे पढ़ेंगे इसको। तो उस ड्रग की वजह से क्या होता है कि जैसे ही उसको खाने में मिला के ड्रग दे दिया, कहीं भी मतलब ड्रग उसको दे दिया, तो उसके बाद में उसको अनप्लीजेंट फीलिंग्स और ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, और पेशेंट को इतना ख़राब कंडीशन हो जाएगी उसकी कि वो अगली बार शराब पीने की सोचेगा तो भी बड़ा मुश्किल से सोचेगा, वो नहीं पिएगा शराब। तो ये चीज़ होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ना ये जो ALDH है ना, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम की एक्टिविटी है ना, ये जेनेटिक वेरिएशन के साथ वेरी करती है। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द एशियन पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन में इस एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। कौन से एंजाइम की? ALDH, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी कम होती है इन एशियन पॉपुलेशन। सो व्हेन एशियंस कंज्यूम अल्कोहल, मतलब उनमें इतनी आसानी से अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं होती है ना, तो जब भी एशियन अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि ALDH है वो थोड़ा कम एक्टिव है यहाँ पे, ALDH कम एक्टिव है तो एसिटाल्डिहाइड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा? वही अनप्लीजेंट सिम्टम्स आएंगे, और इसको बोलते हैं हम एशियन फ्लश सिंड्रोम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट, है ना। एशियंस को शराब ज़्यादा पचती नहीं है, तो शराब नहीं पीनी चाहिए बच्चों। एशियन फ्लश सिंड्रोम इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम की कम एक्टिविटी से होता है ये? ALDH, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्या एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है। नाउ हमने ऐसा बोला कि एसिटाल्डिहाइड डिपॉजिट होता है, तो एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक होता है। क्यों होता है? एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक होता है जिसकी वजह से ये सारी की सारी अनप्लीजेंट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, तो इसका मतलब इट इज़ टॉक्सिक, है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस कि ये टॉक्सिक कैसे है, ये ऐसा क्या करता है एसिटाल्डिहाइड की ये इतनी सारी चीज़ें पेशेंट को होने लग जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या करता है? इट बाइंड्स विद ग्लूटाथायोन, ये ग्लूटाथायोन के साथ बाइंड कर लेता है। देखो एक चीज रुक गई। इट विल फॉर्म अडक्ट्स विद प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड के साथ अडक्ट्स बना लेता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है एसिटाल्डिहाइड। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन उनको इनहिबिट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करता है। तो इतनी सारी चीजें करता है, दैट्स वाई इट इज टॉक्सिक, है ना, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। नाउ लेट्स डू द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल इन डिटेल। इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म थोड़ा हम देख लेते हैं। तो हमने ये 3 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास इधर माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम है इधर, है ना। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको दिख रहा है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ये ब्राउनिश वाला कंपोनेंट, दिस इज साइटोप्लाज्म। मैंने शुरू के अंदर बताया था कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म वैसे तो साइटोप्लाज्म और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन माइनर पाथवेज ऑल्सो अकर इन पेरोक्सिसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें से मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो माइनर पाथवे होता है इट इज कॉल्ड मियोस, दैट इज माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, राइट। सो ये देखते हैं, चलिए। साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल जो है ये कन्वर्ट होता है, एक पेन ले लेते हैं दूसरा। साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? ADH, ठीक है, इट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और इस स्टेप के अंदर एक NAD भी यूज होता है और NADH बन जाता है, ठीक है, NADH बन जाता है, ठीक है जी। अब ये एसिटाल्डिहाइड इस साइटोप्लाज्म में नहीं रुकेगा, ये जाएगा भाग करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस एसिटाल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय यूजिंग NAD मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इट इनटू एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बन गया फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि NADH बना है, NADH बना है। तो NADH देखो कितना सारा बन रहा है इस प्रोसेस के अंदर। तो अगर पेशेंट क्या बोल रहा हूँ, मतलब आदमी अगर ज़्यादा अल्कोहल पिएगा, नहीं औरत की बात भी कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग इन सेंस, तो आदमी जितनी ज़्यादा अल्कोहल पिएगा उतना ज़्यादा इथेनॉल का इस टाइप से ये प्रोसेस चलेगी, मेटाबॉलिज्म चलेगी, और NADH उतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। तो इफ़ एक्सेस अल्कोहल इज कंज्यूम्ड देन एक्सेस NADH विल बी फॉर्म्ड, यस और नो? एक्सेस NADH बन जाएगा, ठीक है। देन माइनर पाथवेज की बात करें, यहाँ यही जो प्रोसेस है इथेनॉल का कन्वर्जन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, ये चीज़ यहाँ भी होती है, लेकिन पेरोक्सिसोम के अंदर इन दिस प्रोसेस H2O2 रिलीज होता है। क्या? पेरोक्साइड रिलीज होता है। अब पेरोक्साइड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेल के लिए, तो इसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए पेरोक्साइड को कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैटलेज इस H2O2 को, पेरोक्साइड को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट माइनर पाथवे इज दिस विच अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो
यहाँ भी ये चीज हो रही है, इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एसिड एल्डिहाइड के अंदर। यहाँ पर देखो NADPH यूज हो रहा है, ध्यान से देखो, इनके अंदर NADH बन रहा था, यहाँ पे NADPH यूज होता है इस पाथवे के अंदर। एंड एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम P450 2E1 आइसोफॉर्म। ठीक है भाई, तो साइटोक्रोम P450 2E1 आइसोफॉर्म। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो इसको सिप 2E आइसोफॉर्म भी हम कहते हैं। ओके, सो दिस इज एंजाइम इन्वॉल्व हियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेरोक्सिसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पाथवेज हो रहे हैं ये माइनर हैं, मतलब ये मेजॉरिटी केसेस में नहीं होते हैं, ये कभी कभी होते हैं। ठीक है, ये माइनर पाथवे हैं, ये इंड्यूसिबल पाथवे हैं। ये तभी वर्क करेंगे जब हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल इंजेस्टेड, मतलब नॉर्मली चलो ये पाथवे हो रहा है ये वाला, ठीक है, लेकिन जब मान लो कि बहुत एकदम आदमी खतरनाक वाला टल्ली है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर ये माइनर पाथवे का भी सहारा लेना पड़ेगा एल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो ये वाला माइनर पाथवे में H2O2 रिलीज होता है और इसके अंदर NADPH यूज होता है और एंजाइम है साइटोक्रोम P450 2E1 आइसोफॉर्म। ठीक है, नाउ दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, दिस एंजाइम हैज हाई Km वैल्यू, इसकी Km वैल्यू ज़्यादा होती है। Km वैल्यू का होने का मतलब ये है कि मोर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग, मतलब इतनी आसानी से ये काम नहीं करता। अभी तो माइनर पाथवे है, इतनी आसानी से ये एंजाइम काम नहीं करता है। इसको काम करने के लिए ये चाहिए कि एथेनॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, भाई बहुत ज़्यादा हो रही है तभी तो ये माइनर पाथवेज एक्टिवेट होंगे। तो भाई हाई Km वैल्यू है इसकी। ठीक है, समझ में आई बात? सो दिस इज एल्कोहल मेटाबॉलिज्म, हाउ इट अकर्स। एंड एक चीज देखो आप ध्यान से कि ये जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का केस होता है ना, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का केस, उसके अंदर यही वाला पाथवे, कौन सा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलता है, दिस पाथवे इज यूज्ड, है ना, क्योंकि इन केस ऑफ क्रॉनिक मेटाबॉलिज्म अल्कोहल कंटेंट इज मोर, है ना। तो ये जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, इस केस के अंदर NADH इंक्रीज नहीं होगा उतना। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाले केसेस थे यहाँ पर तो NADH आपका बन रहा था इतना ज़्यादा, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा। NADH इंक्रीज डज नॉट अकर इन केस ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म बिकॉज ऑफ दिस पाथवे विच यूजेस दिस एंजाइम साइटोक्रोम P450 आइसोफॉर्म, है ना। ठीक है, नाउ इफ दिस पाथवे इज यूज टू मच, लेकिन हद होती है ना हर चीज़ की, इस पाथवे को भी अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाएगा, ये माइनर पाथवे MEOS माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, इसको भी अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ROS अमाउंट विल इंक्रीज इन द बॉडी। ROS, व्हाट इज ROS? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, एंड दीज ROS डैमेज द DNA, प्रोटीन, लिपिड्स, तो ये भी घाटे का काम है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ अच्छा, मेन पाथवे तो उसी में चलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर। मेन पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में चलता है जहां पर NADH प्रोड्यूस होती है ना, NADH प्रोड्यूस होती है, NADH का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये जो इंक्रीज्ड NADH है ये भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो अब ये एक चीज़ देखो, ये सब काम लीवर में हो रहा है ना, तो ये जो NADH है ये कहाँ इंक्रीज हो रही है? लीवर में बढ़ रही है। अब लीवर के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि मैलेट से बन रहा है हमारे पास, मतलब ये चीज़ें, एक सेकंड रुको, अब समझते हैं। NADH जो है ये इंक्रीज हो रहा है लीवर के अंदर, है ना। तो लीवर के अंदर इसका क्या होगा यूज़? ये जो NADH है इसको यूज़ करके ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर, और पायरुवेट NADH को यूज़ करके लैक्टेट में बदल जाएगा। ये तो गलत चीज़ हो रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो एनारोबिक जैसी कंडीशन, अगर पायरुवेट लैक्टेट में बदल रहा है तो अब फर्दर आप जानते हो क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा?
लैक्टिक एसिडोसिस होगा विच लीड्स टू हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया होगा। ऑल्सो एल्कोहल इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। अल्कोहल की वजह से प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन भी बढ़ता है, एंड जब प्यूरिन्स ब्रेक होंगे दे विल फॉर्म यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें पूरी गलत हो रही हैं। NADH का ये तो बायोकेमिकल नेगेटिव इफेक्ट हो गया, क्या इफेक्ट हो रहा है ये, ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अब हमने ऊपर देखा कि लिवर के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट बदल जा रहा है मैलेट के अंदर, पाइरुवेट बदल जा रहा है लैक्टेट के अंदर। तो आप देखो जब ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट में बदल जाएगा तो इसका मतलब ऑक्जेलो एसीटेट कम होने लगेगा। पाइरुवेट जब लैक्टेट में बदल जाएगा इसका मतलब पाइरुवेट का डिप्लेशन होने लगेगा, हाँ के ना। और अगर तुम्हें याद हो, पाइरुवेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट दीज आर द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ये सबस्ट्रेट है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट अगर डिप्लीट हो रहे हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा, एंड पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी ने शराब कंज्यूम कर ली है ना, इन केस ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा। अगर मान लो कोई इमरजेंसी में आपके पास लेके आए कि यार इसकी हालत ख़राब है, इसने ज़्यादा शराब पी ली, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के रीजंस ये हो सकते हैं, ठीक है। ये भी रीज़न हो सकता है कि मान लो कि वो शराब ही पी रहा हो, वो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, लाइक दिस। तो आप समझ रहे हो, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। ऑक्जेलो एसिटेट मैलेट में नहीं बदलता है मोस्टली, लेकिन NADH मिल गया तो ये रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगी यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट थिंग, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस तो इनहिबिट हो ही रहा है, उसके अलावा TCA इज ऑल्सो इनहिबिटेड बिकॉज ऑक्जेलो एसिटेट इज रिक्वायर्ड। अब ऑक्जेलो एसिटेट जो है ना TCA के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है भाई, पहला सबस्ट्रेट है ये, तो TCA भी इनहिबिट हो जाएगी। तो इसका मतलब जब नई एनर्जी नहीं बन रही है सेल्स के अंदर, देर इज लेस एनर्जी फॉर्म्ड इन द सेल्स, यस और नो, ठीक है, ओके जी। नाउ अब व्हेन TCA इज इनहिबिटेड, है ना, जब TCA इनहिबिट हो जाएगा, TCA नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम A है जो हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम A ये डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कीटोन बॉडी सिंथेसिस, है ना। तो एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोए जो हमारे पास TCA में आ रहा था, वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, कीटोन बॉडी सिंथेसिस वाली प्रोसेस में। और वहां जब ये डाइवर्ट हो जाएगा देन अब होगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस होगा ना, तो अब जो डिसऑर्डर होगा दैट इज नोन एज एल्कोहलिक कीटोसिस। तो अब हो जाएगा एल्कोहलिक कीटोसिस बिकॉज ऑफ एल्कोहल को एसिटाइल कोए डाइवर्जन, ठीक है। अब बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, तो उसके अंदर बहुत सारा NADH प्रोड्यूस होता है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ NADH, ओके। नाउ अब इस केस के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन भी इनहिबिट होगा। क्यों होगा इनहिबिट, देखो एक बात ध्यान से देखो आप, NADH यहाँ पे कितना ज्यादा है ना, NADH देखो कितना ज्यादा है, एक्सेस एल्कोहल कंज्यूम करी है तो NADH का वैसे अमाउंट बढ़ रहा है, और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, NADH प्रोड्यूस होता है। तो भाई बाय रेसिप्रोकल रेगुलेशन, ये चीज़ बात बताऊंगा। तो ऑलरेडी जब NADH इतना ज़्यादा है सेल के अंदर, तो दिस बीटा ऑक्सीडेशन विल बी इनहिबिटेड, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस करता है NADH, एंड ऑलरेडी NADH ज़्यादा है, ठीक है। तो बाय रेसिप्रोकल रेगुलेशन बीटा ऑक्सीडेशन की अपोजिट पाथवे होने लगेगी, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन तो इनहिबिट होगा, बाय रेसिप्रोकल रेगुलेशन इसकी अपोजिट पाथवे होने लगेगी जो होती है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन विल बी एक्टिवेटेड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, इट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस होगा विच लीड्स टू फैटी लीवर, है ना, लीवर में फैट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो गया है। और फर्दर मोर
और ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू फैटी एसिड, फैटी लिवर, ठीक है। सो इन केस ऑफ एल्कलोसिस, एल्कोहलिक्स, हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ, है ना, तो उनके अंदर फैटी लीवर की कंडीशन बन जाती है। क्यों बन जाती है? पहला रीजन इसका ये है कि एंडोजिनस फैट सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन लीवर। भाई इतना ज़्यादा एंडोजिनस, ये अंदर ही तो बन रहा है फैट, भाई फैट इतना अंदर बॉडी के अंदर बन रहा है, बाहर से तो नहीं लिया जा रहा, लीवर के अंदर ही बन रहा है, तो एंडोजिनस फैट का इतना सिंथेसिस हो रहा है। ऊपर से बीटा ऑक्सीडेशन भी इनिबिट हो गया। अरे मैंने बोला ना ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो लीवर के अंदर एंडोजिनस फैट सिंथेसिस बढ़ जाएगा, है ना। बीटा ऑक्सीडेशन इनिबिट हो रहा है, ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन इनिबिट हो रहा है तो ये ट्राइग्लिसराइड फिर टूटेगा भी नहीं फर्दर, तो और ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होता जा रहा है। इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ VLDL, आपको पता होगा कि VLDL ही है जो इस ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है ब्लड में, ठीक है, टेकन टू ब्लड बाय VLDL। तो VLDL का भी फॉर्मेशन इम्पेयर हो गया, इसका मतलब अब ये ट्राइग्लिसराइड ये लिवर में ही पड़ा रहेगा, ये ब्लड में भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब फैटी लीवर की कंडीशन बन गई है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन इन अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होती है हर पाथवे की, हर मेटाबॉलिज्म की, लेकिन यहाँ नहीं है, कोई भी नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन नहीं है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि विटामिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म, है ना, ड्यू टू अल्कोहलिज्म से रिलेटेड जो विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, 5 टाइप के विटामिन होते हैं, आई थिंक 3 4 5 6 टाइप के विटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक तो B1, B3, B6, B9, A और D, इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है विद अल्कोहलिज्म, राइट। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जो होती है इट इज ऑफ विटामिन B1 विच इज ऑल्सो नोन एज थायामीन। तो थायामीन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन है, थायामीन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अल्कोहल इंटरफेयर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ थायामीन, बात समझ रहे हो मेरी बात को? जो देखो क्या हो रहा है, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करने से विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अब सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 की, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन से, मतलब जहाँ पे थायमीन है ये एब्जॉर्ब हो रहा होगा ना, तो अल्कोहल आएगा, बोले ना नहीं होने दूंगा मैं एब्जॉर्प्शन। तो ज़्यादा आदमी अगर अल्कोहल पिएगा तो उसमें विटामिन की कमी भी होने लगती है। एंड जब ये विटामिन B1 या थायमीन की डेफिशिएंसी है ये सीवियर हो जाती है ना, बड़ी खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, है ना, वर्निक्स कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। एंड दिस वर्निकी या वर्निक कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो वर्निक सिंड्रोम जो है, वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है, इसके अंदर ये जो वर्निक कंपोनेंट है इट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंपोनेंट, है ना, इट रिप्रेजेंट्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंपोनेंट वेयर द पेशेंट हैज एटेक्सिया, निस्टैग्मस, है ना, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, इतनी सारी चीज़ें पेशेंट को ये सिचुएशंस बन जाती हैं, एटेक्सिया, निस्टैग्मस एंड ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कॉर्सैकॉफ, है ना, कॉर्सैकॉफ दिस इज साइकोसिस कंपोनेंट, है ना, साइकोलॉजिकल, पेशेंट हैज मेमोरी लॉस, है ना, मेमोरी लॉस होता है पेशेंट के अंदर एंड कॉन्फेबुलेशन होता है। नाउ इसमें क्या होता है कि पेशेंट आपको मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, मेमोरी लॉस हो जाता है ना उसको, तो वो ऐसे मन गढ़ंत कहानियाँ बनाता है कि मतलब वो चीज़ें ऐसी सोच लेता है जैसी एग्जिस्ट नहीं करती, आई मीन वो आपको ऐसी कोई कहानी सुनाएगा जो एग्जैक्टली होगी नहीं। तो दिस इज वर्निक्स कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सिंड्रोम तो वही होता है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज वर्निक्स कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट, जब भी अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनको मतलब हॉस्पिटल में रश करा जाए, इमरजेंसी में लाया जाए कभी भी, है ना, तो यू नो ये चीज़ तो बड़ी अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यूजुअली दीज पेशेंट्स आर प्रेजेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, इनमें हाइपोग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज की कमी है,
कार्बोहाइड्रेट की कमी है बॉडी के अंदर, राइट। और इन पेशेंट्स के अंदर आप जानते हो विटामिन B1 की भी डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। हाँ के ना, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है ना, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया इनको होता है, तो एक सीधी सी बात है, अगर आप ये सोचो कि अगर इनको हाइपोग्लाइसीमिया है भाई, ग्लूकोज की कमी है, तो क्या ग्लूकोज इनको डायरेक्टली दे दें, हम बात खत्म, बोतल चढ़ा देते हैं? नहीं, मत देना। क्यों क्यों नहीं देना है ग्लूकोज? क्योंकि ग्लूकोज देने से और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो, कैसे ख़राब हो जाएगी हालत ख़राब? क्या क्या ट्रीटमेंट दे फिर हम इसको? देखो, पहले इसको विटामिन B1 देना पड़ेगा, फिर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा हमें। क्यों? देखिए ज़रा, देखो ग्लूकोज है आपके पास, वो पाइरुवेट बनाता है, ठीक है। देन पाइरुवेट विल फॉर्म एसिटाइल कोए लिंक रिएक्शन, ये पीछे वाला ग्लाइकोलिसिस का था, है ना, ठीक है। अब इतनी प्रोसेस तो हो जाएगी इस केस के अंदर, लेकिन पाइरुवेट से फिर एसिटाइल कोई नहीं बनेगा, लिंक रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर इट रिक्वायर्स B1, विटामिन B1 फॉर इट्स फंक्शनिंग, और विटामिन B1 की तो डेफिशिएंसी है शराबी पेशेंट के अंदर, है ना। तो इसका मतलब पाइरुवेट डिपॉजिट होने लगेगा, पाइरुवेट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, और जब ये एक्सेस में हो जाएगा तो किस में बदलता है? लैक्टेट के अंदर। और ये लैक्टेट के अंदर बदलता है तो क्या सिचुएशन बनती है? लैक्टिक एसिडोसिस। कितनी बार पढ़ चुके हैं, कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। तो पेशेंट की तो हालत और खराब हो जाएगी, है ना। एक पे एक फ्री दे रहे हो आप तो उसको, तो इस ये नहीं करना आपको, पहले विटामिन B1 देना है ताकि ये डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं हो, तो ये पूरी प्रोसेस चले, राइट। देन आप उसको ग्लूकोज देंगे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से भी छुटकारा मिल जाए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन अल्कोहल डी एडिक्शन, है ना, जब अल्कोहल छुड़ाना होता है तब अल्कोहल एवर्जन थेरेपी इज यूज्ड, है ना। इसमें क्या होता है, एक ड्रग होता है डाई सल्फिराम, क्या? डाई सल्फिराम, इट्स अ ड्रग डाई सल्फिराम, इट इज गिवन टू द पेशेंट। ये डाई सल्फिराम क्या करता है? इट इनहिबिट ALDH, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को ये इनहिबिट करता है। तो अगर ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करेगा तो एल्डिहाइड से एसिड नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा ये एल्डिहाइड एक्यूमुलेट होगा तो अनप्लीजेंट फीलिंग्स होंगी, वही डायरिया, वोमिटिंग, है ना। तो वो सब इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाएगी पेशेंट की कि वो भाई 50-60 बार सोचेगा पहले, अगली बार अल्कोहल कंज्यूम करने से पहले, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है, दारू बदनाम कर दी, उस टाइप से। तो फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई प्रेगनेंसी में महिलाओं को शराब का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। एक टोटल नो है, मतलब ये भी नहीं है कि कुछ अमाउंट में पी लो या किस हद तक सही होता है, किसी हद तक सही नहीं होता, पीना ही नहीं चाहिए, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करता है देन फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है एक्चुअली में, देखो फीटस जो होता है उसके अंदर ADH इनहिबिट हो जाता है, विच इज रिक्वायर्ड इन फीटल ग्रोथ, ठीक है। ADH हार्मोन दैट इज इनहिबिटेड, इट इज रिक्वायर्ड इन फीटल ग्रोथ भाई, और यही होता है इस केस के अंदर, ये ADH इनहिबिट हो जाता है। तो जब बच्चा पैदा होगा देन काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, शॉर्ट स्टैचर, उसका IQ कम होगा, उसके अंदर माइक्रोसेफेली होगी, उसके अंदर लो बर्थ वेट होगा, तो इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। क्या करता है ADH एक्चुअली में, ध्यान दो, रेटिनॉल है हमारे पास, ठीक है। रेटिनॉल रेटिनएल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब ये कौन करता है? यही ADH अपना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये जो रेटिनएल्डिहाइड है जनाब, ये रेटिनएल्डिहाइड फिर बदलता है रेटिनोइक एसिड के अंदर, एंड दिस रेटिनोइक एसिड इज रिक्वायर्ड इन सेल सिग्नलिंग, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो सेल सिग्नलिंग में, सेल ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में रेटिनोइक एसिड रिक्वायर्ड होता है। अगर मदर अगर शराब पी रही है तो इस ADH का एक्शन इनिबिट हो जाएगा। जब ये एक्शन इनिबिट हो जाएगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी ना, सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन थोड़ा रुक जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? देखो, लो बर्थ वेट होगा, लो IQ होगा, माइक्रोसेफेली, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा बच्चे का, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
होता क्या है, लो आईक्यू क्यों है, देखो दिमाग तक कहाँ पहुंच गया। देखो बात ये है कि अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड ऑफ मदर जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो ज़्यादा अल्कोहल ले रही है तो एसिटाल्डिहाइड डिपोजिशन भी थोड़ा बहुत होगा, तो वो सब प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में चला जाएगा। देन बेबी के अंदर, फीटस के अंदर एक्चुअली, फीटस के अंदर भी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक चला जाएगा, तो इट विल लीड टू लो आईक्यू, दिमाग पे भी इफेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट चीज, व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ एल्कोहलिज्म, ठीक है, व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ एल्कोहलिज्म। देखो मेनली है ना, मेनली इन केस ऑफ एल्कोहलिज्म लीवर ही अफेक्टेड होता है। आई आई कांट से लीवर ही इफेक्ट होता है, लेकिन लीवर इफेक्ट होता है मेनली, ठीक है, मेनली लिवर इफेक्ट होता है। एंड दिस इज नोन एज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना, इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म। तो इन केस ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज्म एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, यू नो, इट्स रिलेटेड टू लिवर हेपेटाइटिस, ठीक है। तो नॉर्मली, नॉर्मली जब लीवर फंक्शन टेस्ट होता है नॉर्मल एलएफटी के अंदर, जो मेन लिवर मार्कर होता है दैट इज एएलटी। व्हाट इज दिस एएलटी? एलेनाइन ट्रांस अमीनेज। इट इज द नॉर्मल मेन लिवर मार्कर। मेन लिवर मार्कर क्या है? एएलटी है, एलेनाइन ट्रांस अमीनेज इन नॉर्मल एलएफटी। But in case of alcoholism, the marker is AST, not ALT. It is AST, aspartate transaminase. क्या होता है? aspartate transaminase होता है, ना कि alanine transaminase होता है। हाँ कि ना? ओके जी, चलिए। नाउ इन केस ऑफ दिस एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बिलीरुबिन रेज हो जाएगा, बिलीरुबिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बिलीरुबिन विल बी रेज्ड इन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। नाउ एक टर्म आती है, व्हाट इज जीजीटी? जीजीटी, दिस इज गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या होता है? गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। इट्स इजी, है ना। एंड दिस एंजाइम इज इंड्यूसिबल, जीजीटी इज इंड्यूसिबल, इट इंक्रीज इन एनी फॉर्म ऑफ फैटी लीवर, ठीक है। ये कोई भी फैटी, मतलब देखो मैं ये जीजीटी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर अचानक से, है ना। कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि जो जीजीटी है ये मार्कर का काम करता है ना, इन केस ऑफ एल्कोहलिज्म। समझ रहे हो मेरी बात को? और क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में क्या होता है? फैटी लीवर की कंडीशन बनती है ना, ठीक है। और कई लोग ये समझते हैं कि जीजीटी है ना वो भी क्या होता है? मार्कर होता है। वो मार्कर होता है, एएसटी नहीं होता, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज नहीं होता, जीजीटी मार्कर होता है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, दिस जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज, इट इज इंड्यूसिबल एंड इट कैन इंक्रीज इन एनी फॉर्म ऑफ फैटी लिवर। मतलब फैटी लिवर चाहिए किसी वजह से हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर कंडीशन बने, किसी भी फैटी लिवर की कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई किसी भी कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है जीजीटी, तो क्या हम इसको मार्कर मान सकते हैं? सो इट इज़ नॉट अ मार्कर फॉर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, राइट। तो जीजीटी इज नॉट अ मार्कर ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, बट इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट बिंज ड्रिंकिंग। किसी ने अगर ज़्यादा पी रखी है तो उसको डिटेक्ट करने में हम जीजीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए ज़रा, एज इफ जीजीटी इज रेज्ड ड्यू टू एल्कोहल, देन टू कम डाउन टू नॉर्मल लेवल इट विल टेक 2 से 6 वीक्स ऑफ एब्सटिनेंस ऑफ एल्कोहल। देखो जीजीटी है वो रेज हो जाएगा अगर अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा तो जीजीटी रेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी फैटी एसिड की कंडीशन में, फैटी लिवर की कंडीशन में ये रेज हो जाता है, तो ये रेज हो जाएगा इस केस में भी, ठीक है। तो आफ्टर 2 6 वीक्स, मतलब आपने अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दी है, आफ्टर एब्सटिनेंस ऑफ अल्कोहल फॉर 2 to 6 वीक्स, तब जाकर के जीजीटी का नॉर्मल लेवल आएगा, तब जाकर के जीजीटी का नॉर्मल लेवल आएगा। एक एनालिट होता है सीडीटी। व्हाट इज दिस सीडीटी? सीडीटी इज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन, इट इज। तो भाई एक चीज़ मैंने वो बोला था ना कि बिंज ड्रिंकिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ लिया जा सकता है, ऐसे यूज़ लिया जा सकता है कि बिंज ड्रिंकिंग किसी ने करी है तो 2 से 6 वीक तक उसका जीजीटी है वो बढ़ावा मिलेगा।
देन CDT, व्हाट इज दिस CDT? इट इज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन। आपने ट्रांसफेरिन का नाम सुना है ना पहले? ट्रांसफेरिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन विच इज यूज्ड इन आयरन ट्रांसपोर्ट, Fe ट्रांसपोर्ट में यूज लिया जाता है, और इट इज नॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब देखो ये प्रोटीन नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ा गया है, ठीक है। दिस इज ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन इज अ प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। लेकिन जब जब अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इफ़ अल्कोहल इज कंज्यूम्ड इन हाई अमाउंट, इफ़ अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, देन ग्लाइकोसाइलेशन कम हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ ट्रांसफेरिन विल डिक्रीज इन केस ऑफ हाई अल्कोहल कंजम्पशन, सो ट्रांसफेरिन बिकम डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट। तो देखो ट्रांसफेरिन के साथ जब ये ग्लाइको जो जुड़ रहा है ये नहीं जुड़ेगा, ग्लाइकोसाइलेशन कम हो जाएगा, राइट। सो ट्रांसफेरिन विल बिकम डेफिशिएंट ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन, हाँ के ना, इसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, नॉर्मल इफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, अगर मान लो कि मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ आपको, इफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इट इज़ 1 mg/%, ठीक है, देन यूरिन में कितना होगा? 1.3%। अच्छा ये इतना क्यों हुआ? बिकॉज वाटर कंटेंट भी तो है यूरिन के अंदर, ठीक है, तो इट इज़ 1.3% इन यूरिन। इफ ब्लड में 1 है, इट इज़ 1.3% इन यूरिन। एंड एल्वियोलर एयर में भी फिर आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा आपको एल्वियोलर एयर के अंदर? इट इज 0.002%। देखो इतना कम है, लेकिन सोचो है तो सही ना, एल्वियोलर एयर में भी है। और इसी चीज को यूज किया जाता है ब्रेथ एनालाइजर्स के अंदर। कहाँ यूज किया जाता है इस चीज को? ब्रेथ एनालाइजर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार गाड़ी रुका करके फिर उसके बाद में बोलते हैं इसमें फूंक मारो, है ना। मैंने अभी तक इंडिया में नहीं देखा ऐसा, हाँ होता तो है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा अब तक। तो ब्रेथ एनालाइजर्स होते हैं, तो उनमें बोलते हैं कि इसमें हाँ सांस लो, तो एल्वियोलर एयर के अंदर जब इतनी कंसंट्रेशन है अल्कोहल की, तो उससे क्या होता है कि मतलब वो एक्चुअली में, या ये क्या, ये एक रेशियो है ना कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। तो अगर मान लो हमें इसमें इतना पता चल गया, तो वी कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट द ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। तो वो मशीन यही करती है, वो उसके अंदर एनालाइजर्स लगे होते हैं, और वो क्या करती है, फ्रॉम दिस एल्वुलर एयर अल्कोहल कंसंट्रेशन, वो ये ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन निकाल लेती है, बिकॉज इट्स अ रेशियो, है ना। तो यही होता है। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन 30 mg/% से ज़्यादा पाई जाती है, देन इट इज़ पनिशेबल, ठीक है, इट इज़ पनिशेबल, गलत है वो, है जी, ठीक है। तो अब तक मैंने एथेनॉल की बात करी हमने मेनली, लेकिन दो टाइप की अल्कोहल्स और होती हैं, कौन सी होती हैं? एक तो मिथेनॉल और एक होती है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी मैंने शुरू में बताया था। तो जो मिथेनॉल है, when we talk about this methanol, it is also known as wood alcohol, and ethylene glycol is present in antifreeze compounds. Now we are discussing about methanol and ethylene glycol poisoning के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कंडीशंस के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाई एनाइन गैप विल अकर। दोनों ही कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा विद हाई एनाइन गैप। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओहो ये तो बंद ही हो गया, चलो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाई एनाइन गैप, दोनों केस के अंदर एंजाइम सेम यूज होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, हाँ के ना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? इन दोनों की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ये है, सबसे पहले तो एथेनॉल पिलाओ। बताओ यार, ये भी ट्रीटमेंट है क्या? अगर किसी को मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग हुई है तो उसको इथेनॉल पिला दो, है नहीं, हाँ ये इसे ट्रीटमेंट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो एथेनॉल compete करेगी इसके साथ। नाउ नेक्स्ट, दिस द ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? फॉर्मिपिजोल, है ना। इट इनिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनिबिट करेगा। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस आफ्टर दिस थिंग, ठीक है, फॉर्मिपिजोल, ठीक है।
नेक्स्ट 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 in case of methanol poisoning formaldehyde is formed. मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ये हमने शुरू में भी देखा था. दिस फॉर्मेल्डिहाइड इज़ वेरी टॉक्सिक और ये ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है. तो मिथेनॉल नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है. आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में ऐसा आता है कि टॉक्सिक या जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, अंधा हो गया कोई. तो मिथेनॉल पॉइजनिंग से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज टॉक्सिक विच लीड टू ब्लाइंडनेस, राइट. ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. ओके. एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के केस के अंदर व्हाट इज द नो दिस इथाइलिन इज द रीजन और एक सेकेंड रुको. ओके. जो इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग होती है उस केस के अंदर एक तो ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, एक इस इथाइलिन से ऑक्जेलिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म्ड. ठीक है. तो इस रीजन की वजह से भाई ऑक्जेलिक एसिड भी बन रहा है बहुत ज़्यादा, ग्लाइकोलिक एसिड भी बन रहा है. सो दिस इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग इज द रीजन ऑफ सेकेंडरी हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड बढ़ रहा है, ऑक्जेल्यूरिया, राइट. And these patient can have PCT, necrosis and renal failure. ठीक है. In ethylene glycol poisoning there is formation of glycolic acid and also this oxalic acid, and these are the region of secondary hyperoxaluria. In patients of this hyperoxaluria, PCT, necrosis and renal failure can occur. What is the diagnosis actually? What is the diagnosis of this? यूरिन में फ्लोरेसेंट डाई पाई जाएगी. ठीक है. तो यूरिन में फ्लोरेसेंट डाई पाई जाएगी. एंटीफ्रिज कंपाउंड, अरे यार देखो ना, एंटीफ्रिज कंपाउंड में भी फ्लोरेसेंट डाई होती है. ठीक है. तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये प्रेजेंट होता है एंटीफ्रिज कंपाउंड में. तो अगर एंटीफ्रिज कंपाउंड किसी ने कंज्यूम कर लिया, फ्लोरेसेंट डाई भी उसके यूरिन में मिलेगी एक्सक्रीट होती हुई, तो पता चल जाएगा कि इस आदमी को इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग हो गई है. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. बड़ा लंबा वीडियो बना एंड दिस वाज अ वेरी टिपिकल टॉपिक, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म. आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया और कुछ समझ में आया आपको. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.